हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में सोशियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पिछले 15 से 20 साल में पूछे गए एग्जाम, चाहे वह यूपी पीजीटी हो या यूजीसी नेट जेआरएफ, जीआरसी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर आदि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशी वंश यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए है हेनरी मेन ने, ऑप्शन नंबर बी है आईपी देसाई ने, ऑप्शन नंबर सी है सीबी मेमोरी ने और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी इरावती कर्वे ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीबी मेमोरी ने। सीबी मेमोरी ने कहा था कि संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवारों के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशी वंश होने का जो है एक संग्रह है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आज के अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, मैडाक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी के श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 33, ऑप्शन नंबर बी है 99, ऑप्शन नंबर सी है 125 और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी 151। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 151। मैडाक ने अपने नातेदारी अध्ययन में प्राथमिक नातेदारी के 8, द्वितीयक नातेदारी के 33 तथा तृतीयक नातेदारी के 151 प्रकार जो है बताए हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है विस्तृत परिवार, ऑप्शन नंबर बी है वैवाहिक परिवार, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है प्राथमिक परिवार, ऑप्शन नंबर डी है सजातीय परिवार और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर ई सगा परिवार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सजातीय परिवार। यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को सजातीय परिवार जो है कहा जाता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वह परिवार जो किसी के विवाह के बाद स्थापित होता है वह ... कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रजनन मूलक परिवार कहलाता है। वह परिवार जो किसी के विवाह के बाद स्थापित होता है वह प्रजनन मूलक परिवार जो है कहलाता है। ठीक है, मैडाक ने जो है परिवार को 2 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है? पहला है जन्म मूलक परिवार। पहला कौन सा है? पहला है जन्म मूलक परिवार तथा दूसरा कौन सा है? दूसरा है जो है प्रजनन मूलक परिवार। दूसरा है प्रजनन मूलक परिवार। जन्म मूलक परिवार वह है जिसमें व्यक्ति का जन्म होता है और प्रजनन मूलक परिवार वह है जिसे व्यक्ति विवाह के बाद जो है स्वयं बनाता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, के.एम. कपाड़िया का मानना है कि 2 पीढ़ियों के बीच व्यवहार प्रतिमान में परिवर्तन का कारण ... हो सकता है। क्या हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होना। ठीक है, कपाड़िया का मानना है कि 2 पीढ़ियों के बीच व्यवहार प्रतिमान में परिवर्तन का कारण परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होना है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, नाभिकीय परिवार के 4 मुख्य प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और सामाजिकरण में भेद किसने किया है? तो किसने किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किंग्सले डेविस ने। समाजशास्त्र के आम पाठकों यानी कि विद्यार्थियों के बीच किंग्सले डेविस विशेष रूप में पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी यानी कि मानव समाज
1949 मानव समाज 1949 के लिए जो है जाने जाते हैं। यह पुस्तक पार्सन्स मर्टनवादी परिप्रेक्ष्य पर जो है आधारित है, जिसमें सामाजिक संरचना और सामाजिक परिप्रेक्ष्यों प्रकारों का एक सामान्य दृष्टिकोण जो है प्रस्तुत किया गया है। डेविस ने इस पुस्तक के अतिरिक्त परिवार के समाजशास्त्र और वैश्यावृत्ति पर भी काफी कुछ जो है लिखा हुआ है। उन्होंने नाभिकीय परिवार के 4 मुख्य प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और सामाजिकरण में जो है विभेद जो है स्पष्ट किया था। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, पारिवारिक संबद्धता पर आधारित एक सामाजिक संबंध को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है रक्त संबंधी, ऑप्शन नंबर बी दूरस्थ संबंधी, ऑप्शन नंबर सी नातेदारी और लास्ट ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष संबंधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नातेदारी। सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे संबंधों को नातेदारी या स्वजनता कहा जाता है जो रक्त, विवाह अथवा दत्त कथा पर जो है आधारित होते हैं। नातेदारी मानवीय समाज का एक मुख्य संगठनकारी सिद्धांत रहा है। नातेदारी व्यवस्थाएं माता पिता और संतानों के बीच, सहोदरों यानी कि भाई बहनों के बीच तथा वैवाहिक दंपतियों के बीच जैविकीय संबंधों के प्रतिरूप के अनुसार व्यक्तियों और समूहों के बीच संबंध जो है स्थापित करती है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है। ऑप्शन नंबर ए प्रजातीय वर्जन, ऑप्शन नंबर बी वर्गगत वर्जन, ऑप्शन नंबर सी गमनात्मक वर्जन और लास्ट ऑप्शन नंबर डी जातिगत वर्जन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आगमन वर्जन। ठीक है। प्रत्येक समुदाय जो है अपने सदस्यों पर कुछ विशेष व्यक्तियों से विवाह संबंध स्थापित करने पर जो है प्रतिबंध लगाता है। हिंदू विवाह में संगोत्र और सपिंड विवाह बहिर्विवाह होते हैं। लगभग सभी समाजों में निकटाभिगमन निषेध संभवतः बहिर्विवाह का जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है नियम है। पिता पुत्री, माँ बेटे, भाई बहन के बीच विवाह संबंध विश्व के किसी समाज में नहीं है। ऐसे प्राथमिक नातेदारी के बीच जो है यौन संबंध पर प्रतिबंध का निकटता विगमन या अगम्यागमन निषेध जो है कहते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, मैडाक के अनुसार परिवार प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग व प्रजनन वाला सामाजिक समूह है। परिवार को परिभाषित करते हुए समाजशास्त्री जॉर्ज मैडाक ने कहा है कि परिवार सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन वाला सामाजिक समूह है जिसमें नर नारी दोनों लिंग के वयस्क जो है शामिल होते हैं, जिसमें कम से कम 2 के बीच समाज द्वारा स्वीकृत यौन संबंध होता है और यौन समागम के फलस्वरूप संतानें या दत्तक संतानें जो है होती हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक नियंत्रण का, ऑप्शन नंबर बी है नकारात्मक नियंत्रण का, ऑप्शन नंबर सी है अप्रत्यक्ष नियंत्रण का और लास्ट ऑप्शन नंबर डी औपचारिक नियंत्रण का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नकारात्मक नियंत्रण का। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मिताक्षरा एवं दाय भाग है क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वर्णाश्रम धर्म के संबंध में चिंतन के 2 संप्रदाय हैं। ऑप्शन नंबर बी है ग्रामीण भारत में फसल काटने के 2 त्योहार हैं। ऑप्शन नंबर सी वैदिक युग के 2 दर्शन शास्त्री हैं। लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी हिंदुओं की पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति को विनियमित करने के लिए कानून के 2 प्रधान संप्रदाय हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिताक्षरा एवं दाय भाग हिंदुओं की पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति को विनियमित करने के लिए कानून के 2 प्रधान जो है संप्रदाय हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
किसने कहा है कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है? किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ई वेस्टरमार्क ने। एडवर्ड अलेक्जेंडर वेस्टरमार्क एक फिनिश समाजशास्त्री, मानवशास्त्री और दार्शनिक थे। वेस्टरमार्क जो है अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक मानवीय विवाह का इतिहास 1891 के लिए विशेष रूप से जो है ये जाने जाते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने इस प्रकार का खंडन किया है कि हमारे आदि पूर्वज पूर्णतया लैंगिक रूप में कामाचारी थे। इस संबंध में उनकी यह उक्ति जो है उल्लेखनीय है कि एक विवाह ही विवाह का एकमात्र सच्चा रूप है, रहा है और जो है रहेगा। उनके अनुसार जो है विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार जो है विवाह है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने न्यासिता परिवार की चर्चा की है? किसने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्ल सी जिमरमैन ने। कार्ल जिमरमैन ने एक ऐसे परिवार का दौरोदारी यानी कि न्यासी परिवार कहा है जिसमें संपूर्ण परिवार के कल्याण की बलवेदी पर व्यक्तिगत स्वार्थों एवं हितों को न्यौछावर कर दिया जाता है। ऐसे परिवारों में मानदंडों का पालन करना जो है अनिवार्य होता है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विवाह के निषेध से संबद्ध नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुविवाह। जब पतियों या पत्नियों की संख्या एक से अधिक होती है तब ऐसा विवाह जो होता है वह बहुविवाह या इसके आधार पर बने हुए परिवार को जो है बहुविवाही परिवार जो है कहते हैं। बहुविवाही परिवारों में एक से अधिक यौन साथी की जो है स्वीकृति होती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष? ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1954, ऑप्शन नंबर सी 1955 और लास्ट ऑप्शन नंबर डी 1956। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ष 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो है पारित किया गया था, जिसके आधार पर संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। इस अधिनियम के तहत संपत्ति का हस्तांतरण वसीयत और बिना वसीयत के आधार पर भी हो सकता है। इस लेख में हिंदू परिवारों के बीच संपत्ति का लेखा जोखा कानूनी आधार पर जो है होता है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? तो किसने बताया है? ऑप्शन नंबर ए है जीएस घुरिये ने, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एमएन श्रीनिवास ने, ऑप्शन नंबर सी है इरावती कर्वे ने और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी केएम कपाड़िया ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केएम कपाड़िया ने। केएम कपाड़िया ने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है, जबकि इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्ष का वर्णन जो है किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए जीपी मर्डॉक ने, ऑप्शन नंबर बी ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर सी आई.पी. देसाई ने और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी एमएन श्रीनिवास ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेपी मर्डॉक ने। मर्डॉक ने कहा है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। उन्होंने इसे मानव जात के जीवन और सामाजिक निरंतरता के लिए आवश्यक बताया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने नातेदारी का अणु शब्द को गढ़ा है? किसने गढ़ा है? ऑप्शन नंबर ए रेडक्लिफ ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर सी बी मर्डॉक ने, ऑप्शन नंबर सी लेवी स्ट्रॉस ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी क्रोबर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेवी स्ट्रॉस ने। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार समृद्ध संबंधों ने रिश्तेदारी की सबसे बुनियादी और अतार्किक इकाई को जन्म दिया है, जिसे उन्होंने रिश्तेदारी का परमाणु कहा है, जहां वंश सिद्धांतकारों ने माता पिता और बच्चों के रिश्तेदारी के मूल के रूप में परिभाषित किया है। लेवी स्ट्रॉस ने इसे पति और पत्नी, उनके बेटे और पत्नी के भाई के रूप में जो है परिभाषित किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
आज हमारा अगला प्रश्न है, नातेदारी चार्ट में 4 चिन्ह किसे इंगित किया गया है। नातेदारी चार्ट में जो है 4 जो चिन्ह दिया गया है या किसे इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए है स्त्री को, ऑप्शन नंबर बी पुरुष को, ऑप्शन नंबर सी विवाहित को और लास्ट ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी को। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है और कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुरुष को। नातेदारी चार्ट में मतलब जो कभी कभी ऐसे भी दिया रहता है, तो इसको जो है हम जो है ये जो बेसिकली ऐसे दिया रहता है, तो इसको हम जो है पुरुष से, इस चिन्ह को जो है हम पुरुष से जो है जानते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर जो है कहा गया है। अभिकथन ए कह रहा है कि निकटता भिगमन निषेध सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं और इसका कारण दिया गया है कि निकटता भिगमन निषेध का कारण निकट संबंधियों के बीच यौन संबंधों के लिए प्राकृतिक अरुचि का होना है। क्वेश्चन नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव हमें करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कथन ए सही है, परंतु इसका जो कारण दिया गया है आर हमारा यह गलत है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि सभी समाजों में ऐसे कुछ नियम होते हैं जो व्यक्तियों की विशेष जो व्यक्तियों की जो है विशिष्ट श्रेणियों के बीच जो है विवाह और लैंगिक संबंधों की स्वीकृति नहीं देते, जैसे पिता पुत्री, माता पुत्री, सहोदर, भाई बहन आदि। इस प्रकार के निकटतम संबंधियों के बीच वर्जित किए गए हैं। लैंगिक संबंधों को ही निकटता भिगमन निषेध कहा जाता है। निकटता भिगमन निषेध का दायरा हमसे हमेशा जो है रक्त संबंधी जो होते हैं उनके द्वारा निर्धारित हो या जरूरी नहीं है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कथन ये सही है, परंतु इसका कारण आर जो दिया गया है यह हमारा गलत है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक सामाजिक संस्था है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है विवाह, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है पड़ोस और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी गांव। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन हमने आप लोगों से पिछले प्रैक्टिस में पूछा था, जिसका मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया था। और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी लोग जितने भी कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम को लेके बिल्कुल सीरियस है, तो उनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। इससे हमें भी ये पता चलता है कि कितने कैंडिडेट बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, ठीक है। उनके लिए हम कुछ अच्छा करने वाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग तत्काल ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हमारे द्वारा मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा रिगार्डिंग टू यूपीपीजीटी, जीआरसी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट जेआरएफ को टारगेट करते हुए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विवाह। यानी कि जितने भी कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन का सही जवाब विवाह चुना था उनके सभी आंसर सही थे। बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। आज हमारा लास्ट प्रश्न है, मार्गन का नाम जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए पितृ सत्तात्मक सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर बी मातृ सत्तात्मक सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर सी आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध से, लास्ट है ऑप्शन नंबर डी विस्तृत परिवार से। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या होगा कि हम आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।